हेलो स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। ह्यूमन में गैमेट्स बनने का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस है। मेल ह्यूमन बीइंग में इस गैमेटोजेनेसिस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, क्योंकि इसमें मेल गैमेट स्पर्म्स बनते हैं। तो यही गैमेटोजेनेसिस फीमेल में oogenesis है, क्योंकि उसमें फीमेल गैमेट ओवा और ओव्यूम बनते हैं। इससे पीछे की क्लास में हमने स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस मेल में होने वाले गैमेटोजेनेसिस को हमने स्टार्ट किया था। दो स्टेप के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें एक डिप्लॉइड सेल स्पर्मेटोगोनिया से 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड सेल्स, नॉन मोटाइल सेल्स स्पर्मेटिड बनी थी। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स मींस एक नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल्स बनी थी। लेकिन ये जो स्पर्मेटिड्स बने थे है हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल है, ये मेल गैमेट की तरह वर्क नहीं कर सकते। तो अभी इसका सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप में जो स्पर्मेटिड्स बने थे, जो एक नॉन मोटाइल सेल थी, उसको एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप की सेल स्पर्म्स में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। मींस इसमें स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होता है स्पर्म्स में। जहां स्पर्मेटिड एक बड़ी और नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल है, वहीं जो स्पर्म्स है वो एक बिल्कुल माइक्रो, लाइट वेट और स्मॉल साइज की सेल है। तो ये जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, उसका डिफरेंशिएशन किससे होगा? स्पर्मेटिड से होगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का जो डिफरेंशिएशन है उसी को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या क्या चेंजेस इस स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड में होने वाले हैं? इसमें जो स्पर्मेटिड जो बना था वो चेंज होगा, किसमें? वो डिफरेंशिएट होगा, स्पर्मेटोजोआ कह दें या स्पर्म कह दें, मेल गैमेट में। इसके लिए क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड जो है वो क्या है? एक हैप्लॉइड और एक बड़ी सेल है। इसमें काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म और कुछ अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जिनकी जरूरत स्पर्म्स में नहीं है। तो इसमें बहुत से कुछ फंडामेंटल चेंजेस होंगे। मेनली स्पर्मेटिड जो है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सेल से बाहर निकलेगा। जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर सेप है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें से भी वाटर का लॉस होगा। आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड्स भी बाहर निकाल दिए जाएंगे। सिर्फ हम कहेंगे कि जो स्पर्मेटिड जब स्पर्म में चेंज होगा तो उसमें मेनली क्या स्ट्रक्चर रहेगी? जो स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी है वो स्पर्म के एक्रोसोम में चेंज हो जाएगा। स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है, जिसमें क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट है, हैप्लॉइड है, वह क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस का जो सेट है वो स्पर्म्स में भी रहेगा। जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर सेप है, उससे वाटर का लॉस होगा। आरएनए जैसे जो एक्स्ट्रा में मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनको भी सेल से बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फंडामेंटल चेंजेस के थ्रू स्पर्मेटिड स्पर्म्स में मींस स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा। अभी किस तरीके से ये चेंज होने वाला है? ये स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है, हमने जो यहां रेड कलर में शो किया है वो स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है। स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस के पास में ये गोल्जी बॉडी है, क्योंकि स्पर्मेटिड का गोल्जी बॉडी जो है वो एक्रोसोम में चेंज होने वाला है। जब नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्म्स की स्ट्रक्चर करेंगे तो उसके हेड में 2 मेन स्ट्रक्चर होगी। हेड में एक न्यूक्लियस होगा और एक न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम होगा। तो एक्रोसोम जो है न्यूक्लियस स्पर्मेटिड का वैसे का वैसा जो है वो स्पर्म्स में जाएगा, उससे वाटर का लॉस हो जाएगा, आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया जाएगा। जो गोल्जी बॉडी है स्पर्मेटिड की वो एक्रोसोम में चेंज हो जाएगी। तो ये स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बाहर गोल्जी बॉडी है, जिसमें सेंटर के अंदर ये क्या है? वेसिकल्स है, और वेसिकल्स को कवर किए हुए ये क्या है? मेम्ब्रेन के फोल्ड्स है।
यानी कई फोल्डिंग्स में ये क्या है, यहां पर मेम्ब्रेन्स है, सेंटर में वन और मोर देन वन किसको कवर कर रखा है, वैक्यूल्स को कवर कर रखा है। हमने यहाँ पे एक सिंगल वैक्यूल बना रखी है, तो वैक्यूल को कवर किए हुए मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स के फॉर्म में यहां गोल्जी बॉडी है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग में ये जो वेसिकल्स है, कोई एक वेसिकल्स जो है वो बड़ी हो, सपोज कि हमने बनाई यहाँ पे एक से ज्यादा हमने वेसिकल्स बना, अब इनमें से कोई एक वेसिकल जो है वो साइज में ग्रो करेगी, बड़ी हो। जब ये साइज में ग्रो करेगी तो इसमें एक डेंस पार्टिकल भी बनेगा। ये यहां पे मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स और इसमें ये वेसिकल्स, कोई एक वेसिकल बड़ी हुई और उसके अंदर एक डेंस पार्टिकल जैसी स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हम कहेंगे प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल। अब ये प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल और उसके बाहर की ये वैक्यूल, ये किससे अटैच हो जाएगी, न्यूक्लियस से अटैच होगी, और न्यूक्लियस से अटैच होकर इस वेसिकल की ये जो प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल है ये और बड़ा हो जाएगा। अब इस प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल को हम क्या कह सकते हैं, एक्रोसोमल पार्टिकल कह सकते हैं। क्लियर है? पहले यहां पे मेम्ब्रेन की बहुत सी फोल्डिंग्स के बीच में बहुत से वेसिकल्स है, कोई एक वेसिकल बड़ी हुई और उस वेसिकल में एक ग्रेन्यूल बन गया, प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल। अब ये प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल वाली जो वेसिकल है वो अटैच हो गई न्यूक्लियस के साथ में, और इसके अंदर की ये वैक्यूल्स की ये जो प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल है वो बड़ा हो गया, अब इसको एक्रोसोमल पार्टिकल कहेंगे। और लास्ट में जाके क्या होगा कि ये एक्रोसोमल पार्टिकल और ये इसको कवर करने वाली वेसिकल, अब वेसिकल का सारा फ्लूइड जो है वो निकल जाएगा। वेसिकल का फ्लूइड जब निकलेगा तो ये न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम मींस एक्रोसोमल पार्टिकल, और इस वेसिकल का जब का सारा फ्लूइड निकलेगा तो ये वेसिकल जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक्रोसोम और किसको कवर कर लेगी, न्यूक्लियस को कवर कर लेगी। क्लियर है? पहले गोल्जी बॉडी में मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स में बहुत से वेसिकल्स, एक वेसिकल बड़ी हुई, उसमें एक डेंस पार्टिकल प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल बना, प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल वाली ये वैक्यूल न्यूक्लियस के हेड के साथ में या न्यूक्लियस हेड में प्रेजेंट न्यूक्लियस के साथ में अटैच हुई। अब इसकी ये प्रो एक्रोसोमल जो ग्रेन्यूल है वो बड़ी होकर एक्रोसोमल पार्टिकल बनाएगी। अब इस वेसिकल के फ्लूइड के फ्लो होने से ये वेसिकल न्यूक्लियस और उसके ऊपर जो एक्रोसोम है उसको एक मेम्ब्रेन, एक कैप के फॉर्म में क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी है वो स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर ये एक्रोसोम और ये इनके ऊपर बन गई उस वेसिकल की मेम्ब्रेन से कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअल में स्पर्म का हेड बन जाता है जिसमें दो स्ट्रक्चर बनती है, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओव्यूम के ऊपर की जो मेम्ब्रेन्स है उनको डाइजेस्ट करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा स्पर्म ओव्यूम में एंटर करेगा। एंटर करने के लिए ओव्यूम के ऊपर की जो कवरिंग है उनको डाइजेस्ट करने का वर्क जो है वो कौन करेगा, एक्रोसोम या एक्रोसोम में प्रेजेंट एंजाइम्स ऐसा वर्क करते हैं। अभी स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी चेंज हो गई न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम में। अभी स्पर्मेटिड का सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हमने देखा था एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। और एक सेंट्रोसोम में हमने देखा था कितने सेंट्रियोल है, एक सेंट्रोसोम जो है वो 2 सेंट्रियोल का बना होता है। एक को हम कहते हैं प्रोक्सिमल मींस नियर का सेंट्रियोल, और एक होता है डिस्टल मींस डिस्टेंस दूर का सेंट्रियोल। कैसे? जो न्यूक्लियस है उसके मिड पोस्टीरियर सरफेस पे एक फुरो खांच बनेगी। जैसे मैं एक रफ डायग्राम बना दूं कि ये सपोज किया हमने बना दिया न्यूक्लियस, ये यहां पे इसके ऊपर क्या बन गया, एक्रोसोम बन गया, ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की मिड पोस्टीरियर सरफेस, ये मिड पोस्टीरियर सरफेस पे ये एक बन गई फुरो। इस फुरो पर यहां ये वाला सेंट्रियोल किस तरीके से
ये जो स्पर्म की लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है, ये वाली स्पर्म की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के 90 डिग्री के एंगल पे ये एक यहां पर क्या होगा, सेंट्रियोल होगा। कहां है, पहले तो प्रोक्सिमल डिस्टल किस लिए, कैसे कहेंगे, किसको प्रोक्सिमल किसको हम डिस्टल कहेंगे। सेंट्रोसोम बना है 2 सेंट्रियोल का। अब न्यूक्लियस की मिड पोस्टीरियर सरफेस, ये हेड में न्यूक्लियस के ऊपर ये एक्रोसोम, ये इसकी मिड पोस्टीरियर सरफेस, यहां पे हमने एक फुरो बना, ये फुरो। अब इसमें दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक ऐसे होगा, दूसरा उसके 90 डिग्री एंगल पर ऐसे होगा। तो यहां पर ये जो फुरो है, इसमें ये स्पर्म इस तरीके से स्पर्म है, तो ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के 90 डिग्री के एंगल पे, यानी ये वाला सेंट्रियोल यहां लगा हुआ है ऐसे, ये हेड के, या हम कहें कि न्यूक्लियस के पास में है, तो इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल मींस नियर, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर है। अब दूसरा सेंट्रियोल कहां होगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के 90 डिग्री के एंगल पे है, तो दूसरा सेंट्रियोल इस सेंट्रियोल के 90 डिग्री एंगल पे, यानी ऐसे होगा, ये बना दिया। यानी ये स्पर्म के लेंथ के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये एक यहां पे ऐसे है, सेकंड यहां पे ऐसा है। ये न्यूक्लियस के पास में है तो इसे प्रोक्सिमल कहेंगे, ये दूर है तो इसे हम कहेंगे डिस्टल। क्लियर है। ये न्यूक्लियस, ये यहां पे हो गया कौन सा, प्रोक्सिमल, और इसके 90 डिग्री के एंगल पे ये हो गया डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट के बेसल ग्रेन्यूल का काम करेगा। जो भी फिलामेंट है, सीलिया है, ये एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं, जिसे हम बेसल ग्रेन्यूल कहेंगे। तो ये वाला तो हो गया यहां पर न्यूक्लियस, ये इसके पास में है, तो ये हो गया प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। इसके 90 डिग्री के एंगल पे ये मींस स्पर्म की लेंथ के पैरेलल, ये हो गया कौन सा, डिस्टल सेंट्रियोल। और इसी से डेवलप होगी फ्लेजिलम, जो स्पर्म का एक्सियल फिलामेंट बनाता है। तो जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें एक्सियल फिलामेंट होगा, यहां मिडल पीस से लेके और टेल तक। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, जो न्यूक्लियस से दूर है, क्योंकि न्यूक्लियस के जो नियर है वो प्रोक्सिमल है, और उसके 90 डिग्री के एंगल पे डिस्टल है, इससे क्या निकलेगा, इससे फ्लेजिलम निकलेगा, जो स्पर्म का हम कहेंगे कि एक्सियल फिलामेंट बनाता है। तो इस तरीके से ये जो स्पर्मेटिड के जो सेंट्रियोल है, इनमें से जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो स्पर्म का एक्सियल फिलामेंट बनाता है, उसके लिए बेसल ग्रेन्यूल का वर्क करता है। न्यूक्लियस जो है और गोल्गी बॉडी जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर किसमें आ चुके हैं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म से कुछ वाटर का लॉसेस होगा, और जो एक्रोसोम, जो गोल्गी बॉडी है वो चेंज हो जाएगी एक्रोसोम में। तो ये वाला जो दोनों पार्ट है, एक्रोसोम मींस गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियस, ये स्पर्म के हेड का फॉर्मेशन करते हैं। अब किसी भी स्पर्म की शेप एक्चुअल में उसके हेड की शेप पे डिपेंड करती है, यानी स्पर्म की शेप जो है वो उसकी हेड की शेप है। अलग अलग एनिमल्स के स्पर्म्स की जो शेप या हेड की शेप अलग अलग है। ह्यूमन बीइंग में हम स्पर्म या उसके हेड की शेप को हम स्पून शेप कह सकते हैं। तो स्पून शेप्ड स्पर्म जो है वो यहां पर ह्यूमन बीइंग में, या ह्यूमन बीइंग का स्पर्म जो है वो स्पून शेप्ड स्पर्म होगा। अब जो साइटोप्लाज्म है, अब साइटोप्लाज्म जो है वो रिवर्स नीचे की ओर फ्लो होगा। तो हेड के अंदर तो मेनली 2 स्ट्रक्चर है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। बिल्कुल थोड़ा सा हम कहें साइटोप्लाज्म जो है वो हेड में बचेगा। फिर ये नीचे की ओर जब फ्लो होगा तो स्पर्म के नीचे है, यहां पर हम बनाएंगे मिडल पीस। तो कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो कहां बचा रहेगा, मिडल पीस में। और फिर साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा पार्ट जो है वो टेल में भी बचा रहेगा। बाकी सारा साइटोप्लाज्म जो है वो ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड के स्पर्म्स में फॉर्मेशन के दौरान ये एक्स्ट्रा मींस जो भी मोस्टली जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में एक नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल, एक मोटाइल हैप्लॉइड मेल गैमीट मींस स्पर्म में चेंज होती है।
ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से कंट्रोल होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन LH एंड FSH। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले LH और FSH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ह्यूमन बीइंग में इस स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर स्पर्मियोजेनेसिस को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट मींस हम कह सकते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।